हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। वेलकम टू फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड। मैं हूं आपका दोस्त आशु और आज हम डिस्कस करेंगे 3 जून 2021 के बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जिसमें से आप दो बेस्ट इमेजेस देख रहे हो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। गाइस, आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और आप उसके बाद अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन करेंगे और फिर क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर आपने क्लिक करना है, तो आप 1 साल की और 2 साल की वैलिडिटी के साथ करंट अफेयर्स को परचेज कर सकते हैं। लेकिन गाइस, इसका प्राइस बहुत ज़्यादा लो है, चाहे आप 1 साल चाहे 2 साल की सब्सक्रिप्शन लें। लेकिन सबसे खास बात क्या है कि हम 90 to 95% करंट अफेयर जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं वो हम कवर कर रहे हैं। तो यही जेन्युइनिटी है अफेयर्स क्लाउड की, यही जो है वो हमारी टीम का हार्डवर्क है। और गाइस, हम इसमें आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको डेली करंट अफेयर। डेली में आपको डिटेल करंट अफेयर्स, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर, और एक होगा क्विज जो आप डेली हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसे ही होगा वीकली सेक्शन, वीकली में भी 3 मिलेंगे, जिसमें होगा डिटेल करंट अफेयर उसी सप्ताह का, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर उसी सप्ताह के, और एक होगा क्विज जो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। फिर होगा मंथली सेक्शन। मंथली में आपको 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगी। एक में डिटेल पीडीएफ मिलेगी पूरे महीने की, एक होगा क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में पीडीएफ पूरे महीने का, एक होगा टॉप 100 करंट अफेयर वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और एक होगा पॉकेट पीडीएफ, ताकि जल्दी जल्दी में करंट अफेयर्स को अगर रिवाइज करना चाहते हो तो आप इस पीडीएफ का यूज कर सकते हो। लेकिन आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए हम आपको दे रहे हैं स्मार्ट पीडीएफ्स, जिसमें हम 20 अलग अलग तरह के टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं जो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और उसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए अगर आप पूरे करंट अफेयर्स को रिवाइज करना चाहते हो तो उसी टॉपिक से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर आप एक पीडीएफ से रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट होगा बैंकिंग, जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए सेक्शन। हम 3 चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें, डिटेल करंट अफेयर, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर, बैंकिंग और इकोनॉमी का, और एक होगा क्विज सेक्शन जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आगे अटेम्प्ट कर सकते हैं हर महीने। और अगर आप पिछले 5 महीनों का करंट अफेयर जितना भी जा रहा है टाइम 2021 का, उसको एक ही पीडीएफ से कवर करना चाहते हैं तो आप एक पीडीएफ से कवर कर सकते हैं। उस पीडीएफ का नाम क्या है? एग्जाम पीडीएफ। नेक्स्ट, बजट और इकोनॉमिक सर्वे प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको स्पेशल करंट अफेयर के अंदर, और इसमें आपको डिटेल बजट और इकोनॉमिक सर्वे तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है यहां से, वो भी हम आपको बताएंगे। और अगर आप स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो स्टेट करंट अफेयर भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और इससे आपकी स्टेट प्रिपरेशन वाकई अच्छी हो जाएगी, और हम हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी को कवर कर रहे हैं। तो गाइज, इसके लिए कोई अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं है, सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन है। आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, लिंक दिया हुआ है, और साथ ही जो है वो ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लें और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक कर लें। जैसे क्लिक करेंगे तो 1 साल की वैलिडिटी या 2 साल की वैलिडिटी के साथ आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। प्राइस बहुत ही ज्यादा लो है, एक बार मेरे कहने से चेक जरूर करें, आप खुद हैरान हो जाएंगे। उसके ऊपर आपको 10% डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप इस कोड का यूज करेंगे ASH10 का। और गाइस, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हमें इस ईमेल आईडी पे आप जो है वो मेल कर सकते हो, इस नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और गाइस, स्टार्ट करते हैं फिर 3 जून 2021 का करंट अफेयर। लेकिन आप जो है वो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और यार, टेलीग्राम ग्रुप को जो है वो क्या कर ले, ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और हम स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हु बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड। तो यार, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये बोर्ड जो कि इंटरनेशनल लेवल पे बना हुआ है, नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड, इसके प्रेसिडेंट कौन लगाए गए हैं? इंडियन हैं, और वो एक लेडी हैं। तो आंसर क्या होगा? जगजीत पवाडिया। नाम से लग नहीं रहा कि वो लेडी हैं, लेकिन आप यहां पे इनका फोटो देख सकते हो। जगजीत पवाडिया इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ वियना बेस्ड, मतलब हेडक्वार्टर कहां पे? ये इंटरनेशनल नारकोटिक्स बोर्ड का वियना, ऑस्ट्रिया के अंदर। और इसकी चेयरमैन जो आप कह सकते हो प्रेसिडेंट लगाई गई हैं, जगजीत पवाडिया। तो नाम थोड़ा सा कंफ्यूज आपको जरूर कर सकता है, लेकिन आपने याद रखना है कि ये एक वुमेन है। और इसमें आप एक खास बात और भी याद रख सकते हो कि ये पहली इंडियन है जो चीफ बनाई गई हैं इस बोर्ड की, पहली इंडियन जो इस बोर्ड की चीफ बनाई गई हैं। और ये बोर्ड हमारे पास कौन सा है? इंटरनेशनल नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड। हेडक्वार्टर में आपको बता चुका हूं, वियना, ऑस्ट्रिया। और इस बोर्ड की शुरुआत जो है वो दोस्तों 1961 में की गई थी। और इसमें कुछ याद करने वाला नहीं है, लेकिन आप यहां से ऑप्शन से जो है वो 2-3 चीजें जो है वो जरूर कवर कर सकते हो। लाइक ऑप्शन से आप 3 क्वेश्चन और कवर करोगे। तो जैसे कि आप पहला ऑप्शन यहां पे देख रहे हो, गुंजन शाह, हमने बहुत इंपॉर्टेंटली डिस्कस किया था कि ये सीईओ बनाए गए हैं किसके? बाटा के। बाटा इंडिया के सीईओ बनाए गए हैं। नेक्स्ट है अरुण कुमार सिंह, ये दोस्तों चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं किसके? बीपीसीएल के। याद रखना है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट, जोस जे खट्टूर एग्जेक्टिव डायरेक्टर बनाए गए हैं आरबीआई के।
तो बैंकिंग स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट की तरफ से नॉमिनेट किया गया जॉस जे कटूर, और ये बनाए गए दोस्तों एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द आरबीआई। तो सारी की सारी अपॉइंटमेंट याद रखनी है। इसी के साथ हम दूसरे क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ कोविड-19 वेरिएंट्स फर्स्ट फाउंड इन इंडिया अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ? यार ये बहुत ही मतलब आप कह सकते हो कि इंडिया ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया है, लेकिन डब्ल्यूएचओ ने दो कोविड-19 जो वेरिएंट्स हैं जो इंडिया में पाए गए हैं उनको एक नाम दे दिया गया है। और वैसे तो उसके जो टेक्निकल नाम है वो कुछ और हैं, लेकिन जिन लोगों को कोविड के बारे में लाइक लेमन लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो उन्होंने कुछ इसके जो है नाम रखे हैं। तो आपने याद रखना है दोस्तों, इसके नाम जो है वो बेसिकली क्या रखे गए हैं। तो इसके नाम जो रखे गए इंडियन वेरिएंट्स के, एक तो काप्पा रखा गया है, एक क्या रखा गया, डेल्टा रखा गया। तो आंसर क्या होगा इसका, बोथ ए एंड बी होगा। तो डी आंसर दोस्तों इसका यहां पे मिलेगा। तो आप देख सकते हो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नेम्स कोविड-19 वेरिएंट, एक का नाम काप्पा रख दिया, एक का नाम क्या रख दिया, डेल्टा रख दिया। तो आप यहां पे देख सकते हो अगर बी 1.617.1 और एक है लास्ट में 2, तो 1 का जो नाम है वो काप्पा है, 2 का नाम जो है वो क्या है, डेल्टा है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा जो है वो इसको रिकॉग्नाइज करेंगे। बाय चांस एग्जामिनर ने अगर पूछ लिया तो आपको आता होना चाहिए, क्योंकि बाकी बच्चों को ये क्वेश्चन आता नहीं होगा। तो अलग अलग तरह के नाम जो है वो दोस्तों दिए हुए हैं। जैसे कि अगर मैं कहूं साउथ अफ्रीका का जो वायरस मिला है वहां पे जो वेरिएंट मिला है उसको नाम क्या दिया है, बीटा नाम दिया गया है। ब्राजील को गामा नाम दिया गया है, और साथ ही जेटा भी नाम जो है वो दिया गया एक स्ट्रेन को। तो यूएस का एप्लिसन और आयोटा दिया गया है। तो इस तरह से जो है वो नाम दिए गए हैं, लेकिन आपने जो है वो इंडिया वाला याद रखना है, और एक यूके वाला थोड़ा सा याद रख सकते हैं। यूके वाले को अल्फा नाम दिया गया है, ये अकॉर्डिंग टू केसेस हैं उसके अकॉर्डिंग इन्होंने दिया हुआ है। लेकिन हमने ऑब्जेक्शन जताया है कि आप जो है वो इसको इंडियन वेरिएंट जो है वो ना कहें, और सिंगापुर ने ऑब्जेक्शन जताया है कि सिंगापुर वेरिएंट भी ऐसा कोई नहीं है, जो कि काफी चर्चा में रहा। और काफी आप देखते हो कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि ये सिंगापुर वेरिएंट है जो कि बच्चों के लिए खतरनाक है, तो उसके ऊपर काफी बवाल जो है वो हुआ। लेकिन फिर भी आपने इंडिया वाला याद रखना है, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कहा गया, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, और अगर आप चाहते हो तो मैं ऐसे करता हूं कि एक दो कंट्रीज के आपको लिखवा देता हूं, यहां पे आप लिख सकते हो इसको। तो मैं आपको लिखवा देता हूं यहां पे, यूनाइटेड किंगडम के स्ट्रेन को किस नाम से जाना गया, अल्फा। तो बाद में बच्चे कहेंगे कि सर ने बताया नहीं है, तो यार लिख लो इसको, अल्फा कहा गया। और जो साउथ अफ्रीका के अंदर मिला उसको दोस्तों क्या कहा गया, बीटा कहा गया। साउथ अफ्रीका को बीटा कहा गया। और इसी तरह से जो ब्राजील में मिला, जो ब्राजील में, उसको गामा कहा गया। गामा ये नाम दिए गए उन लोगों के लिए जो मतलब आप कह सकते हो कि साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, तो मतलब उनको जानना जो है वो ये क्या रहेगा, आसान रहेगा। और एक ब्राजील को क्या नाम दिया गया, जीटा दिया गया। ब्राजील के दो वायरसेस को, मतलब दो वेरिएंट्स को गामा और जीटा नाम दिया गया। और ऐसे ही जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में मिला, एक का नाम जो है वो आयोटा रखा गया, एक का नाम जो है वो एप्सिलन रखा गया, एप्सिलॉन भी कह सकते हैं, और आयोटा। तो ये दोस्तों वेरिएंट्स जो हैं वो यहाँ पे मिले हैं, तो याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थे दोस्तों हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। दो ही थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन करेंगे, विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड एमबी टैग। तो ये अपना कीवर्ड है, याद रखना है। इंडियाज फर्स्ट इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस विच विल रिकॉर्ड द रियल टाइम टेम्परेचर ऑफ पेरिशेबल प्रोडक्ट्स। आपको पता है दोस्तों कि हम किस तरह से चीजों को ट्रांसपोर्ट करते हैं जो जल्दी खराब हो जाती हैं, लाइक जिसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लेके जाना पड़ता है, या ठंडे रूम में ले जाके जो है वो उसको लेके जाना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं जो ऑलरेडी जो है वो ठंडा इन्वायरमेंट उसके अंदर हो, हमने किसी तरह से उसको कूलिंग टेम्परेचर प्रोवाइड किया होता है, तो हम चीजों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। जैसे कि आप कह सकते हो खाने वाली चीजें होंगे, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, वैक्सीन होगी, बॉडी ऑर्गन्स हो गए, ब्लड हो गया, तो या कोई भी चीज है जो खराब हो सकती है, तो उसके लिए हमने जो है वो एक आप कह सकते हो डिवाइस बनाई है जिसका नाम क्या है, एमबी टैग। ये बता देता है कि जो चीज है उसके आसपास का टेम्परेचर कितना है, तो हमें पता लग जाता है कि अंदर इतना टेम्परेचर हमें चाहिए। और ये भी बता देता है कि यार जो अंदर चीज है वो अब यूज होने वाली है भी या नहीं है, या फिर टेम्परेचर कॉम्प्रोमाइज हो गया है, अब वो खराब हो चुकी है, ये भी बता देगा। और ये एमबी टैग दोस्तों बनाया है आईआईटी रोपड़ ने। आईआईटी रोपड़ मतलब मैं कहां पे बात
बात कर रहा हूं, पंजाब की बात कर रहा हूं। तो याद रखना है एमबी टैग। तो ये एक पेन ड्राइव की तरह दिखती है डिवाइस, और आप इसको लगा सकते हो और ये अपने आप ही जो है वो सारा कुछ मैनेज करता है। और इवन ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ अलार्म लो, मतलब ये अलार्म बजा देता है, अलर्ट कर देता है कि यार आपका टेम्परेचर इतने से नीचे जा रहा है, अब खतरा है, जो भी चीजें अंदर हैं तो उसको नुकसान हो सकता है। खास करके कोविड-19 के टाइम पीरियड पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि हम वैक्सीन को, या हम आप कह सकते हो कि ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं, जिसके कारण हमें जरूरत पड़ सकती है इसकी। तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव आईआईटी रोपड़ की तरफ से किया गया, एमबी टैग के नाम से। कोल्ड चेन मैनेजमेंट करेगा ये। और दोस्तों इसका टेम्परेचर वेरिएशन बहुत है, -40 से लेके +80 डिग्री तक बचाता है, और 90 दिन तक ये एक चार्ज में काम करता है। लेकिन इससे पहले जो हम यूज करते थे क्योंकि हमारे पास इस तरह की पेन ड्राइव्स पहले भी हैं जो इस तरह का टेम्परेचर बताती हैं, लेकिन वो हम इंपोर्ट करते थे, लाइक सिंगापुर, हांगकांग, आयरलैंड या चाइना से हम क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे। और उसकी जो वैलिडिटी थी चार्ज करके वो 30 से 60 दिन की थी, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम। तो एक तो इसकी टेम्परेचर वेरिएशन ज्यादा है, एक सिंगल चार्ज में 90 दिन है, एक इंडिजीनियसली यार इंडिया में बना है ये, और इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा कम है। मतलब आप 400 रुपए में तो इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है, मतलब 1000 रुपए के नीचे नीचे ये मार्केट में क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। और इंटरनेशनल मार्केट में भी ये आप कह सकते हो बेचा जा सकता है। तो ये आईआईटी रोपड़ की तरफ से किया गया है। तो याद रखना दोस्तों, एमबी टैग और कीवर्ड आईआईटी रोपड़। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। Which crypto exchange has announced its own non-fungible token marketplace, a first of its kind for India and the South Asia? तो क्रिप्टो एक्सचेंज ने एक नॉन फंजिबल टोकन मार्केट जो है वो लॉन्च की है, और उस आपने क्रिप्टो एक्सचेंज का नाम बताना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दोस्तों नॉन फंजिबल टोकन क्या होते हैं। नॉन फंजिबल टोकन का मतलब है कि डिजिटली भी आप किसी चीज के ऊपर अपना अधिकार रख सकते हो, वो बेच नहीं सकता किसी को भी। लाइक अगर आपका कोई ट्वीट भी है, आपने उसको नॉन फंजिबल टोकन बना दिया, आपने अप्लाई कर दिया, आपने राइट ले लिया, पेटेंट ले लिया, कॉपीराइट ले लिया, तो उसको कहते हैं नॉन फंजिबल टोकन। तो अब वो ट्वीट बिल्कुल सेम कोई और नहीं कर सकता, बिल्कुल वो ट्वीट जो है वो कॉपी नहीं कर सकता। आपने कोई ऑनलाइन कुछ लिखा, आपने उसका जो है वो क्या ले लिया, कॉपीराइट ले लिया, जिसको कहेंगे नॉन फंजिबल टोकन। तो उसको ले लिया आपने, तो वो कोई और जो है वो उसको अगर यूज करेगा तो आप जो है वो उसके ऊपर केस कर सकते हो। तो मतलब जो डिजिटल मीडियम है उसके भी अब आप कॉपीराइट जो है वो ले सकते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, नॉन फंजिबल टोकन। और एक क्रिप्टो एक्सचेंज है जिसने इसको इंडिया में स्टार्ट कर दिया, इवन साउथ एशिया का भी ये पहला क्रिप्टो एक्सचेंज ऐसा बन चुका है। और यह है दोस्तों वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जिसका नाम क्या है, वजीर एक्स। तो आप यहां पे देख सकते हो, इंडियाज लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज लॉन्च कंट्रीज फर्स्ट नॉन फंजिबल टोकन मार्केट प्लेस। तो आपको पता होना चाहिए कि नॉन फंजिबल एक्चुअल में होता क्या है। तो नॉन फंजिबल टोकन वो डिजिटल टोकन है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, और साथ ही साथ आप डिजिटल आइटम्स की ऑनरशिप रखते हो। जैसे कि आपने कोई आर्ट वर्क किया, ऑनलाइन म्यूजिक लिया, और आप इसकी जो है वो क्या रखते हो, पेटेंट रखते हो, इसका कॉपीराइट रखते हो, कुछ भी है, कुछ भी ऑनलाइन। इवन मैंने बताया कि ट्वीट भी करते हो, वो भी जो है वो नॉन फंजिबल हो सकता है। और इट विल बी नो लिस्टिंग प्राइस, कोई आप नॉन फंजिबल करोगे उसका लिस्टिंग प्राइस कोई नहीं है, लेकिन ट्रांजैक्शन जब होगी कोई उसको लाइक आप कह सकते हो किसी को बेचोगे तो $1 फॉर पर ट्रांजैक्शन जो है वो लग सकता है उसके ऊपर। और मार्केट प्लेस के अंदर दो सेक्शन है, एक स्पॉटलाइट है, एक डिस्कवर है, लेकिन आपके लिए जो है वो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि किस तरह से इसको वजीर एक्स जो है वो यूज करेगा। लाइक इसमें उन्होंने बताया है कि स्पॉटलाइट के अंदर जो है वो अलग अलग आर्टिस्ट जो है वो एंटर हो सकते हैं, वहां पे आके जो है वो अपने आर्टवर्क के बारे में बता सकते हैं, वहां पे जो है वो अपना आर्टवर्क क्रिएट कर सकते हैं। और डिस्कवर के अंदर 50 ऐसे आर्टिस्ट चुने जाएंगे डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज्यादा एप्लीकेशन बेसिस पे चुने जाएंगे, जिसके बेसिस पे नया आर्टवर्क डिजाइन होगा और वजीर एक्स उनको प्रमोट भी करेगा। लेकिन आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि नॉन फंजिबल टोकन क्या है। वजीर एक्स आपको पता होना चाहिए कि लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है, ये बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर काम करता है, क्योंकि बाइनेंस ने इसको खरीद लिया था 2019 में। ये भी आप याद रख सकते हो। तो ये 2-3 चीजें आपने इसमें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, which application was merged with उमंग platform as announced by the Union Minister of Fisheries? तो यार दो चीजें हैं इसमें। एक तो ये उमंग एप्लीकेशन आपको पता होनी चाहिए कि किस काम के लिए बनाई गई थी, और एक जो इसके अंदर मर्ज की है वो किस काम के लिए बनाई गई थी। और ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज ने इसको मर्ज जो है वो किया है और इसकी अनाउंसमेंट की है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये उमंग ऐप का जो है वो मोटिव क्या था। उमंग का दोस्तों मतलब है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू गवर्नेंस। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू गवर्नेंस। तो सरकार का मानना था कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उन्होंने जब इस एप्लीकेशन को बनाया कि ई गवर्नेंस जो है वो लोगों तक पहुंचाई जाएगी। मतलब
मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, सेंटर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी इनिशिएटिव है, जो भी सरकार लोगों के लिए करती है, वो सारी सर्विसेज उमंग एप्लीकेशन के थ्रू लोगों तक पहुंचाई जाएगी। तो इसको कहा गया ई गवर्नेंस का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म, जिसको उमंग प्लेटफॉर्म किया गया। तो बहुत सी एप्लीकेशन उमंग के अंदर मर्ज कर दी जाती हैं ताकि सारी चीजें एक ही एप्लीकेशन के ऊपर उपलब्ध हों। और अब जो है वो मर्ज कर दिया गया, कौन सा, ई गोपाला जो है वो क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया दोस्तों। तो आपने सबसे इंपॉर्टेंटली यहां पे ये भी याद रखना है कि ई गोपाला क्या है। तो ई का मतलब तो ऑनलाइन हो गया, गोपाला का बेसिकली मतलब क्या है, जनरेशन ऑफ वेल्थ थ्रू प्रोडक्टिव लाइफ स्टॉक, जनरेशन ऑफ वेल्थ थ्रू प्रोडक्टिव लाइफ स्टॉक। इसका मतलब है कि आप पशुपालन जो है बहुत अच्छे से कर सकते हो इस ई गोपाला एप्लीकेशन के थ्रू। कोई पशु आप खरीदना चाहते हो, कोई भी कैटल आप खरीदना चाहते हो, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आप आराम से जो है वो उसको खरीद सकते हो, जाकि मिडिल मैन जो होगा बीच में आपको वो चीज दिलाएगा, उसका जो ब्रोकरेज होगा, उसका जो पैसा होगा वो खत्म हो जाएगा। और इस एप्लीकेशन के अंदर दोस्तों ये भी बताया जाएगा कि वैक्सीनेशन कब लगनी है, लाइक कौन सी बीमारी के लिए क्या करना है, हेल्थ और डाइट का कैसे ध्यान रखना है पशुओं का, तो वो सारी चीजें ई गोपाला एप्लीकेशन के थ्रू मिल जाएंगे। इसके थ्रू फार्मर जो हैं वो अपनी वेल्थ को और ज्यादा क्या कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। तो ई गोपाला और उमंग एप्लीकेशन को मर्ज कर दिया गया दोस्तों। और ये किसने जानकारी दी है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी, और उसके यूनियन मिनिस्टर कौन है, गिरिराज सिंह जी। तो याद रखना है गिरिराज सिंह जी, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो बेगूसराय है, बिहार के अंदर, बेगूसराय बिहार। तो यहां पे आप देख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ई गोपाला ऐप, उमंग के साथ इसको ऐड कर दिया गया है। अब सारी चीजें जो है वो यहीं पे मिलेंगी। और उमंग क्या है, ई गोपाला क्या है, हम कर चुके हैं। और जो ई गोपाला प्लेटफॉर्म है, अब 3.1 करोड़ जो उमंग यूजर्स हैं वो ई गोपाला एप्लीकेशन को भी असेस कर सकते हैं। और इससे क्या होगा कि जो आप कह सकते हो कि कैटल पशुपालन इंडस्ट्री और डेयरी सेक्टर, या आप कह सकते हो उमंग एप्लीकेशन के ऊपर लोगों को सहायता मिलनी स्टार्ट होगी। लेकिन यूनियन मिनिस्ट्री ने एक बात और अनाउंस कर दी है कि हम गोपाल रतन अवार्ड्स भी जो हैं वो क्या दिया करेंगे, साथ में प्रोवाइड किया करेंगे। और जो गोपाल रतन अवार्ड्स हैं दोस्तों वो 3 कैटेगरीज में दिया जाया करेंगे। 3 कैटेगरीज कौन कौन सी, बेस्ट डेयरी फार्मर, बेस्ट आर्टिफिशियल टेक्नीशियन कौन है, और बेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव या मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी या फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है। ये 3 अवार्ड दिए जाया करेंगे और हर साल ये 31 अक्टूबर 2021 को दिए जाया करेंगे। तो ये भी सरकार ने जो है वो साथ में अनाउंस किया है। तो सारी चीजें आपने याद रखनी है, यूनियन मिनिस्टर याद रखना है। फिर से बता देता हूं, कॉन्स्टिट्यूएंसी जो बेगूसराय है। और दोस्तों एक बात और बताना चाहूंगा कि ये ई गोपाल या ई गोपाला एप्लीकेशन जो है वो सबसे पहले कौन सी स्टेट ने स्टार्ट की थी, ये दोस्तों बिहार में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो है वो इसको स्टार्ट किया। तो उस टाइम पे बिहार के इलेक्शन होने वाले थे, तब मोदी जी ने इसको वहां पे स्टार्ट किया था। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, लेकिन उससे पहले आप ऑप्शंस को जो है वो एक बार जरूर कवर कर लें। और उसमें आप देख रहे हो कि सबसे पहले एक आपको एप्लीकेशन दिख रही है, इसको रब कर देते हैं एक बार। ई संपदा आपको दिख रहा है यहां पे। ई संपदा दोस्तों नाम से पता लग रहा है कि किसके बारे में हो सकती है। ये बेसिकली लॉन्च की थी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, हरदीप सिंह पुरी जी ने इसको लॉन्च किया था। और ये रियल एस्टेट सर्विसेज सरकार की बताती है, रियल एस्टेट सर्विसेज बताती है, मतलब प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विसेज जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बताती है। डिजिटल ओशन दोस्तों यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, या आप कह सकते हो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंसेज, डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने इसको लॉन्च किया था। ये ओशन डाटा मैनेजमेंट सर्विसेज के लिए काम होता है, ओशन डाटा मैनेजमेंट सर्विसेज के लिए। मेरा राशन बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लॉन्च किया गया था। इस मोबाइल एप्लीकेशन से, क्योंकि आपको पता है कि यार वर्कर्स जो हैं वो अलग अलग जगह पे काम करते हैं, तो उनको पता नहीं होता कि राशन शॉप जो है वो नजदीक कौन सी है। तो अपने इस एप्लीकेशन के थ्रू आप देख सकते हो कि सबसे नजदीक फेयर प्राइस शॉप कौन सी है जिसमें आपको अनाज सस्ता मिल सकता है। ये है मेरा राशन एप्लीकेशन। ये तीनों दोस्तों आपने याद रखनी है। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। Who won एमिलिया रोमाग्ना मेंस ओपन टेनिस टूर्नामेंट। दोस्तों देखो, एक क्वेश्चन हमने पहले किया था एमिलिया रोमाग्ना फॉर्मूला 1 रेसिंग। तो फॉर्मूला 1 रेसिंग की जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं कार रेसिंग की बात कर रहा हूं। तो वो दोस्तों किसने जीती थी, वो जीती थी हमारे पास मैक्स वर्स्टैपन ने। सेबेस्टियन वेटल ने लिखना आपने, और इसका आंसर क्या होगा, मैक्स वर्स्टैपन। लेकिन यहां पे हम बात करें टेनिस टूर्नामेंट की, तो टेनिस टूर्नामेंट में अगर मैं बात करूंगा तो आंसर क्या होगा इसका, सेबेस्टियन कॉर्डा। क्या होगा, सेबेस्टियन कॉर्डा। और कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। और दोस्तों एक बात और याद रखनी है कि इसका कोर्ट कौन सा है, इसका कोर्ट जो है वो कौन सा है, क्ले कोर्ट है, क्ले कोर्ट।
क्ले कोर्ट होगा, हार्ड कोर्ट हो सकता है, आप कह सकते हो ग्रास कोर्ट हो सकता है। तो ये सारे कोर्ट्स जो हैं वो आप इसमें याद रख सकते हो। इवन इंपॉर्टेंटली आपको पूछा भी जा सकता है कि कौन सा कोर्ट क्या है, और मैं आपको इस क्वेश्चन के लास्ट में भी आपको बता दूंगा कि कौन से टूर्नामेंट में कौन सा कोर्ट जो है वो होता है। और दोस्तों इसमें आप और ऑप्शंस देख रहे हो, लाइक नोवाक जोकोविक देख रहे हो, यार मतलब वर्ल्ड के नंबर 1 प्लेयर हैं टेनिस के। 3 टूर्नामेंट बताऊंगा जो आपने याद रखने बहुत इंपॉर्टेंटली। एक तो इटालियन ओपन याद रखना है, इटालियन ओपन 2020 का, और ऑस्ट्रेलियन ओपन याद रखना है 2020 का भी और 2021 का भी। 21 का हो चुका है खत्म, तो मतलब दोनों जो हैं वो इन्होंने जीते हैं। तो नोवाक जोकोविक हो गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन खास करके। राफेल नडाल दोस्तों ज्यादातर कौन सा जीतते हैं, फ्रेंच ओपन तो वो जीतते ही जीतते हैं। 2020 का फ्रेंच ओपन जो है वो इन्होंने जीता है, क्योंकि फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट के ऊपर खेला जाता है और किंग ऑफ क्ले जो है वो राफेल नडाल को कहा जाता है। डोमिनिक थीम दोस्तों जीते हैं यूएस ओपन 2020। तो तीनों टूर्नामेंट 2020 के कर चुके हैं। विमिल्डन हुआ नहीं था तो विमिल्डन नहीं लिख रहे हैं। तो 2020 का ऑस्ट्रेलियन ओपन नोवाक, फ्रेंच ओपन राफेल, डोमिनिक जो है वो यूएस ओपन जीते हैं। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। और सेबेस्टियन कोडा एमिलिया रोमाग्ना टूर्नामेंट जीते हैं। ऐसे ही वुमेन कैटेगरी के अंदर ये टूर्नामेंट कौन जीता है, तो वुमेन कैटेगरी के अंदर कोको गॉफ जीती हैं। तो फिर से एक यूनिक सा नाम है जो आप याद रख सकते हो, कोको गॉफ। ये भी दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बिलोंग करती है, लेकिन इस बार इन्होंने कारनामा कर दिया है। क्या इन्होंने जो है वो यूनिक कारनामा कर दिया। ये सिर्फ 17 साल की हैं दोस्तों, और इन्होंने क्या करके दिखाया, इन्होंने सिंगल तो जीता ही जीता है, इन्होंने डबल्स भी जीत लिया। मतलब एक प्लेयर एक ही टूर्नामेंट के अंदर सिंगल और डबल जो है जीतने वाली ये यंगेस्ट प्लेयर बन चुकी है पूरे वर्ल्ड की। ये मतलब आप याद रख सकते हो। कोको गॉफ यूएसए से हैं, मतलब दोनों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हैं। अगर आप देखोगे हमने पहले जो नाम लिया सेबेस्टियन कोडा, वो भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हैं। लेकिन फिर से यहां पे आप टूर्नामेंट जो है वो कवर कर सकते हो। यहां पे आप देख सकते हो कि इगा स्वेतिक जो है वो नाम लिखा हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने जीता था 2020 का फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन मेन में जो है वो राफेल नडाल ने जीता था, लेकिन वुमेन के अंदर 2020 का फ्रेंच ओपन इगा स्वेतिक ने जीता था। ऐसे ही नाओमी ओसाका, इन्होंने यूएस ओपन 2020 जीत लिया, यूएस ओपन 2020, और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 भी जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 जो कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 उधर नोवाक जोकोविक ने जीता था, और यूएस ओपन डोमिनिक थीम ने जीता था। नेक्स्ट साइमोना हेल्प, इटालियन ओपन जीता है दोस्तों इन्होंने, इटालियन ओपन 2020, इटालियन ओपन 2020 नोवाक जोकोविक ने जीता। तो इस तरह से थोड़ा सा रिवाइज करोगे, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आएगी, फटाफट याद हो जाएंगे। और कितने क्वेश्चन आप देख सकते हो, एक ही क्वेश्चन से आप कवर कर सकते हो। और सेबेस्टियन कोडा देख सकते हो, एमिलिया रोमाग्ना ओपन टेनिस टूर्नामेंट इन्होंने जीत लिया है। और कोको गॉफ के बारे में बता चुका हूं, ये सिंगल और डबल्स दोनों में जीती हैं। और सेबेस्टियन कोडा जो हैं वो अमेरिका के ऐसे पहले मेल प्लेयर बन चुके हैं जो यूरोपियन क्ले कोर्ट पे जीते हैं। और ऑस्ट्रेलियन ओपन में आपको बता चुका हूं, नोवाक जोकोविक जीते हैं, और नाओमी ओसाका जीती हैं जापान से, और ये उनका सेकंड ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल था। लेकिन ये नोवाक का जो है वो 9th ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल था। नोवाक आपको पता है सर्बिया से बिलोंग करते हैं। तो सारी चीजें याद रखने के बाद मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आपको कोर्ट्स बता दूंगा मैं, तो आप कोर्ट्स देख सकते हो कि कौन कौन से कोर्ट में क्या क्या जो है वो यूज होता है। जैसे कि विमिल्डन दोस्तों ग्रास कोर्ट के ऊपर खेला जाता है, ग्रास कोर्ट। यूएस ओपन जो है वो हार्ड कोर्ट के ऊपर खेला जाता है। फ्रेंच में आपको बता चुका हूं क्ले कोर्ट के ऊपर खेला जाता है, ज्यादातर राफेल नडाल जीतते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो अगेन हार्ड कोर्ट के ऊपर खेला जाता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट के ऊपर, यूएस ओपन हार्ड कोर्ट के ऊपर, विमिल्डन जो है वो ग्रास के ऊपर, फ्रेंच जो है वो क्ले के ऊपर। और इनमें से सबसे पहला टूर्नामेंट जो स्टार्ट हुआ था दोस्तों वो विमिल्डन स्टार्ट हुआ था 1877 में। फिर विमिल्डन के बाद जो है वो 4 साल के बाद जो है वो यूएस ओपन स्टार्ट हुआ, फिर 10 साल के बाद फ्रेंच ओपन स्टार्ट हुआ, फिर ऑलमोस्ट 14 ईयर्स के बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो स्टार्ट हुआ। तो इस तरह से आप थोड़ा सा इसको रिमाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कौन सा पहले स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन, who was selected as a chairman of newly formed 7-member self-regulatory body डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल। तो एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी जिसका नाम याद रखना है डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल, जो स्पेशली ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए बनाई गई है। और अगर आपको लगता है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म में आपके साथ रिस्ट्रिक्शन ज्यादा लगा दी गई, आपको सही नहीं लग रहा, तो आप इस काउंसिल के पास जा सकते हो। एक तरह से ये एप्लीएट अथॉरिटी, एक तरह से ये कोर्ट का काम जो है वो करेगी। और इसके जो पहले चेयरमैन कह सकते हो, क्योंकि ये बॉडी अभी बनाई गई है, तो इसके चेयरमैन जो है वो कौन है, इसके चेयरमैन लगाए गए हैं विक्रमजीत सेन।
और जो विक्रमजीत सेन है दोस्तों, ये फॉर्मर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो आप कह सकते हो जस्टिस विक्रमजीत सेन को लगाया गया है। तो ये ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ एक और बॉडी क्रिएट की गई है दोस्तों, वो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए। वो ओटीटी का जितना भी कंटेंट होगा उसको सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किया करेंगे, और ये इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से इसको आप कह सकते हो कि अनाउंस किया गया है। और इस बॉडी का नाम है डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रीवियंस काउंसिल। याद रखना है, डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रीवियंस काउंसिल। और वैसे तो लाइसेंस आपको पता है कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोवाइड करती है, और वो कौन सी है, वो हमारे पास है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन। याद रखना है, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन, वही लाइसेंस जो है वो प्रोवाइड करते हैं। और आपको दोस्तों ये पता होना चाहिए कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो लाइसेंस आपको 5 तरह के मिलते हैं, मतलब जो सर्टिफिकेट्स मिलते हैं वो 5 कैटेगरीज में अलग अलग मिलते हैं। एक तो मिलता है यूनिवर्सल, एक मिलता है यूनिवर्सल अडल्ट 7+, एक मिलता है यूनिवर्सल अडल्ट 13+, एक मिलता है यूनिवर्सल अडल्ट, इसके बाद आपको मिलेगा 16+, इसके बाद मिलेगा अडल्ट ओनली, अडल्ट 18+। तो इस तरह से आपको जो है 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो पहले काफ़ी दिक्कत आई है इस, आप देख रहे हो ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर, और काफ़ी बच्चों को ओटीटी का शायद जो है वो मीनिंग नहीं क्लियर होगा। मैं आपको बताता हूँ, ओटीटी का मतलब ओवर द टॉप, ओवर द टॉप। तो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर गाली गलौज ज़्यादा था, तो अब उसको कंट्रोल करने के लिए 2 बॉडीज जो हैं वो बनाई गई हैं। लेकिन मेन बॉडी जो है वो वही है हमारे पास। वो कौन सी है? वो है हमारे पास इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन। यही मेन काम करेगी, और इसका भी नाम जो है वो दोस्तों चेंज किया जा रहा है, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन जो है वो रखा जा रहा है। और आपने याद रखना है, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली है, और प्रेसिडेंट के माधवन है, के माधवन। तो ये दोस्तों आप याद रखोगे। नेक्स्ट आते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं कहूंगा इसको, लेकिन फिर भी आपने याद रखना है जो 2-3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। एक नई बुक लिखी गई है दोस्तों, ऑल रोड्स लीड नॉर्थ, नेपाल्स टर्न टू चाइना। तो नाम से पता लग रहा है, नेपाल और चाइना के फॉरेन अफेयर्स के बारे में बताया हुआ है, और किस तरह से नेपाल चाइना की तरफ बेंड हो रहा है उसके बारे में भी बताया हुआ है। और दोस्तों ये राइटर भी नेपाल से बिलोंग करते हैं। इनका नाम है अमीश राज मुल्मी। क्या नाम है इनका? अमीश राज मुल्मी। इन्होंने इस बुक को लिखा है, और इसमें बताया गया कि किस तरह से चाइना और नेपाल आपस में ट्रेवल की वजह से, हिस्ट्री की वजह से अटैच हैं, और किस तरह से चाइना जो है वो वर्ल्ड पावर बनता जा रहा है और नेपाल उनकी तरफ जो है वो झुकता जा रहा है, और माउंटेनियस कम्युनिटी किस तरह से आपस में जुड़ी हुई है चाइना और नेपाल के अंदर। तो ये दोस्तों इसके अंदर बताया हुआ है। सिर्फ बुक का नाम याद रखेंगे, ऑथर का नाम याद रखेंगे, और बहुत ही अच्छी पिक्चर आप देख सकते हो। ये कवर पेज है दोस्तों, ऑल रोड्स लीड नॉर्थ, और आप देख सकते हो यहाँ पे पब्लिशर जो है वो आप थोड़ा सा मतलब याद करने की जरूरत नहीं है, इवन छोड़ भी सकते हो कि कौन इसका पब्लिशर है, छोड़ दो इसको, इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बुक का नाम जो है वो ज़्यादा जो है वो आप कह सकते हो कि अट्रैक्टिव है, तो वो ज़्यादा याद रखना आपने। तो दोस्तों यहाँ पे आप और बुक्स देख रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन लास्ट क्वेश्चन में भी 2-3 अपॉइंटमेंट्स थी जो हम ऑप्शन से कवर कर सकते थे, वो भी मैं आपको कवर करवा देता हूँ, लेकिन पहले इस क्वेश्चन को भी आप कवर कर लें। और इसमें जो आप देख रहे हो, सबसे पहले नेहा सिन्हा, इन्होंने एक बुक लिखी थी दोस्तों, वाइल्ड एंड विलफुल, वाइल्ड एंड विलफुल, ये बुक इन्होंने लिखी है। इसकी कैप्शन थी टेल ऑफ 15 आइकॉनिक इंडियन स्पीशीज। नेक्स्ट है रंजीत होस्कोते, और रंजीत होस्कोत इन्होंने लिखा था हंच प्रोज, हंच प्रोज। नेक्स्ट जानवी बोरा और जानवी ब्रुआ, इन्होंने बुक लिखी थी अंडर टो। क्या लिखी थी? अंडर टो। तो एक बार बस पढ़ना ही है इसको, मतलब ज़्यादा बहुत ज़्यादा सीरियस लेके इसको हाथ रख के याद मत करने लग जाना, बस इतना काम नहीं करना, सिर्फ पढ़ना है इसको। ऐसी लास्ट क्वेश्चन वाली अपॉइंटमेंट्स भी यार देख लो, रह गई थी तो उसको भी कवर कर लो और आपकी रिवीजन हो जाएगी। जस्टिस पीसी पंत रिसेंटली अपॉइंट किए गए थे दोस्तों, एक्टिंग चीफ जस्टिस, याद रख सकते हो, एक्टिंग चीफ जस्टिस नहीं कहूँगा, एक्टिंग चेयरपर्सन, एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। लेकिन मैंने आज ही इस क्वेश्चन को कवर करवा दिया, 4 तारीख वाली वीडियो के अंदर देखना। परमानेंट जो हैं वो चेयरमैन लगा दिए गए दोस्तों नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के, वो लगा देंगे अरुण कुमार मिश्रा। ये पुराने हो गए हैं, अब अरुण कुमार मिश्रा जी लगाए गए हैं। नेक्स्ट आप अपॉइंटमेंट देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पे उज्ज्वला सिंघानिया, बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, क्योंकि ये एफएलओ की वुमेन चेयरपर्सन, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वुमेन ही बनती है। फिकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लेडीज की ऑर्गेनाइजेशन है, तो बाय डिफॉल्ट कोई वुमेन प्रेसिडेंट बनेगी, और नेशनल प्रेसिडेंट बनी है ये उज्ज्वला सिंघानिया। पदम कुमार नायन, बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, ये सीईओ हैं दोस्तों नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एनएआरसी, जो रिसेंटली क्रिएट की गई, इवन आप कह सकते हो फर्स्ट सीईओ हैं ये इस कंपनी के। तो ये सारी अपॉइंटमेंट्स भी आप इसमें याद रखोगे।
अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। आईसीआईसी लोम्बार्ड हैज पार्टनर विद विच कंपनी टू स्ट्रेंथन एंड ऑटोमेट द क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस। तो आईसीआईसी लोम्बार्ड ने एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप किया है ताकि उनका जो प्रोसेस है वो ऑटोमेटिक हो सके। लाइक आप कह सकते हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो सके, उसमें वॉइस रिकॉग्नाइजेशन जो है वो यूज हो सके, ताकि कस्टमर्स की कॉल आती है वो अलग अलग लैंग्वेज में बात करते हैं, उसको रिकॉग्नाइज किया जा सके। और ये टाई अप जो है वो किसके साथ हुआ है? माइक्रोसॉफ्ट के साथ हुआ है। तो इसमें याद रखने वाला क्या है? इसमें माइक्रोसॉफ्ट याद रखना है और इसमें आपने याद रखना है आईसीआईसी लोम्बार्ड। और वो माइक्रोसॉफ्ट का एक प्लेटफॉर्म यूज करेंगे जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है एज्योर स्पीच प्रोवाइडर्स एंड प्योर लैंग्वेज प्रोसेसिंग। प्योर लैंग्वेज प्रोसेसिंग तो क्या होगा कि ये प्रोसेसर या ये पूरा का पूरा प्योर लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो यूनिट होगा, ये हाई क्वालिटी ऑडिट जो है वो प्रोवाइड करेगा। जितनी भी कॉल्स उनके पास आएंगी वो अलग अलग लैंग्वेज में हो सकती हैं। तो इवन क्लाइंट्स जो है वो बोलते बोलते इंग्लिश से हिंदी में स्विच कर जाते हैं, तो मतलब ये उनको ट्रेस करेगा पूरा का पूरा। और इसमें हर तरह की ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है। स्पीच ट्रांसक्रिप्शन है, टेक्स्ट टू स्पीच है, स्पीच ट्रांसलेशन है, स्पीकर रिकॉग्नाइजेशन है, सारी चीजें इसमें अवेलेबल है जो माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करेगा आईसीआईसी लोम्बार्ड को। और इवन माइक्रोसॉफ्ट जो है वो एक वॉइस एजेंट यूज करता है, शायद आपने लैपटॉप में देखा हो डेल के या माइक्रोसॉफ्ट की विंडो के अंदर, तो कॉर्टोना, तो मेरे ख्याल से आपने देखा होगा वॉइस असिस्टेंस है माइक्रोसॉफ्ट का, तो वो भी जो है वो आईसीआईसी लोम्बार्ड जो है वो उसको असेस करेगा। तो मतलब आईसीआईसी लोम्बार्ड, और इसमें एक बात आपने माइक्रोसॉफ्ट के बारे में याद रखनी है, और इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट फिर से क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा, लेकिन आरडीएसओ एक कंपनी का नाम है, मैं आपको बताऊंगा क्या है। बिकम्स द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन टू बी डिक्लेयर्ड एज एसडीओ अंडर वन नेशन वन स्टैंडर्ड मिशन ऑन बीआईएस। तो बहुत से हैवी वर्ड हैं यहाँ पे आप देख रहे हो। एक आरडीएसओ देखना है क्या है, एक एसडीओ क्या है, एक वन नेशन वन स्टैंडर्ड क्या है, एक बीआईएस क्या है। तो एक एक करके क्लियर करते हैं। सबसे पहले आरडीएसओ एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जिसका नाम है रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है? रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये इंडिया की ऐसी पहली ऑर्गेनाइजेशन बन गई है जिसको एसडीओ डिक्लेयर किया गया है, स्टैंडर्ड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया है। किसकी तरफ से? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की तरफ से। अब आपको यह पता होना चाहिए कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग है जो कि लखनऊ के अंदर स्थित है। इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो रेलवे सेक्टर के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसमें बेस्ट टू बेस्ट स्टैंडर्ड जो हैं वो प्रोवाइड करने हैं। तो इसीलिए इसको कहा गया वन नेशन वन स्टैंडर्ड के बेसिस पे बनाना है। और ये रिकॉग्नाइजेशन 3 साल के लिए इनको मिली है, क्योंकि ये बेस्ट टू बेस्ट रेलवे के लिए जो है वो क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। तो बस इतना का आपने याद रखना है। तो रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की ऐसी पहली इंस्टीट्यूशन बन चुकी है जो स्टैंडर्ड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन होगी, और ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की तरफ से रिकॉग्नाइजेशन स्कीम के अंदर कहा गया है। और वन नेशन वन स्टैंडर्ड बेसिकली क्या है कि पूरे देश के अंदर जो है वो पर्टिकुलर एक सेक्टर के अंदर यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड हो सारी चीजों के। मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सेम हो, उसके अंदर जो मटीरियल यूज हो रहा है वो सेम हो, ताकि जो हमारे पास ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है वो उसको सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड कर सके। और दोस्तों इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि नेशनल स्टैंडर्ड फॉर सेक्टर स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो है वो हर जगह पे जो है वो क्या बने? बराबर बने। और आपको पता होना चाहिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है वो 1986 में जो है वो बनाया गया था, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर आता है। और इसके डायरेक्टर जनरल हैं प्रमोद कुमार तिवारी। कौन है? प्रमोद कुमार तिवारी। और दोस्तों इंडियन रेलवेज के बारे में भी याद रख सकते हो, इसके चेयरमैन और सीईओ कौन है? सुनीत शर्मा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम बहुत बार कर चुके हैं, क्योंकि वीके यादव जी तो रिटायर हो चुके हैं जो कि फर्स्ट सीईओ थे रेलवे के। और रेलवे, इंडियन रेलवेज आपको पता है कि 1853 में स्टैब्लिश किया गया था। लॉर्ड डलहौजी उस टाइम पे हमारे गवर्नर जनरल थे। और मतलब इतनी चीजें याद रख सकते हो। और एक बार मेरे क्वेश्चन याद आ रहा है कि एक बार किसी बच्चे ने भी पूछा था कमेंट बॉक्स में, और एक एग्जाम में भी आया हुआ है कि यार ये जो पीएनआर होता है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, याद रखना है पीएनआर का मतलब क्या होता है? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। ये जो है वो कितने डिजिट्स का होता है? तो याद रखोगे ये पीएनआर जो है वो 10 डिजिट्स का होता है। इसको कहते हैं पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। तो मतलब ऐसे ही याद आ गया तो मैंने आपको बता दिया। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी क्लस्टर्स विल बी डेवलप्ड अंडर द हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि हॉर्टिकल्चर के ऊपर जो है वो फोकस किया जा रहा है ताकि किसानों को जो है वो किसी तरह से उनकी आय में वृद्धि जो है वो हम कर सकें। 2022 तक का लक्ष्य है कि हम जो है वो मतलब फार्मर्स की इनकम को डबल करेंगे। तो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं एग्रीकल्चर के, नरेंद्र सिंह तोमर जी, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। और हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम दोस्तों टोटल 53 क्लस्टर्स डेवलप करके जो है वो चलाया जाएगा। और नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड जो है वो इसमें इंप्लीमेंटिंग एजेंसी होगा। इसमें 10 लाख फार्मर्स को बेनिफिट मिलेगा।
हॉर्टिकल्चर के अंदर वो आप कह सकते हो फ्लावर्स, फूलों की खेती करेंगे, वो वेजिटेबल्स करेंगे, फ्रूट्स करेंगे, शहद करेंगे, तो इससे जो है वो उनकी पैदावार तो बढ़ेगी बढ़ेगी, साथ में जो है वो डाइवर्सिफिकेशन भी होगी। लाइक किसान जो है वो पहले ट्रेडिशनल क्रॉप्स के ऊपर बेस्ड है, वो और तरह की क्रॉप्स कर सकते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी वापस आएगी और साथ ही साथ उनकी इनकम में वृद्धि भी होगी। तो इसी लक्ष्य के साथ जो है उसको स्टार्ट किया गया, लेकिन अभी पायलट बेसिस पे ये 12 हॉर्टिकल्चर क्लस्टर्स फिलहाल जो है वो स्टार्ट किए जाएंगे, इसके बाद ये पूरे के पूरे जगह पे जो है स्टार्ट हो जाएगा। और दोस्तों यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी मैं बहुत बार बता चुका हूं, मोरेना है। तो सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूं। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। Which stock exchange signed a MOU with Electronics and Computer Software Export Promotion Council to create awareness about the benefit of listing? तो यार ये एक स्टॉक एक्सचेंज ने टाई अप किया है, और वो टाई अप जो है वो किसके साथ किया है? ESC के साथ। तो मतलब ESC एक्चुअल में है क्या? ESC का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। इन्होंने कहा है कि जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज है, आप कह सकते हो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, ये जो है वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्ट हों। जो स्टार्टअप्स हैं नए नए, वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अपनी लिस्टिंग करें, अपने शेयर्स जो है वहां पे निकालें, ताकि इनको पैसा रेज करना जो है वो आसान हो सके, क्योंकि लोग शेयर खरीदेंगे तो पैसा कंपनी के पास आएगा, और तो कंपनी जो है वो आगे बढ़ सकती है। तो इस तरह से वो पैसे को रेज कर सकते हो। इसी को प्रमोट करने के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने ये टाई अप किया है ESC, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के साथ। तो आप देख सकते हो BSc साइंस पैक्ट विद द ESC इनकरेजिंग लिस्टिंग ऑफ दिस स्टार्टअप। सो जस्ट एक आप कह सकते हो कि मोटिवेशन देनी है उन लोगों को जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए नए स्टार्टअप्स हैं, पैसा नहीं है उनके पास, तो वो लिस्टिंग करके जो पैसे को क्या कर सकते हैं? रेज कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। और इवन आप कह सकते हो कि दोनों ही इसके ऊपर काम करेंगे। इवन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी ये लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, और अलग अलग जगह पे भी मार्केटिंग करेंगे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी और इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल भी। तो ये दोनों चीजें आपने याद रखनी है। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने SME प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था सेबी की गाइडलाइंस के थ्रू, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। लेकिन दोस्तों दोस्तों स्टॉक एक्सचेंज के बारे में याद रखेंगे, इसका जो गठन है वो 1875 में किया गया था। आपको पता है एशिया का पहला और फास्टेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है पूरे वर्ल्ड का, ये जिसकी स्पीड जो है वो 6 माइक्रो सेकेंड्स है। मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन में 6 माइक्रो सेकेंड्स ही जो है वो लगते हैं परचेज करने में या सेल करने में, और या वहां पे लिस्टिंग के अंदर। और 1875 जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ईयर, हेडक्वार्टर इसका मुंबई है। चेयरमैन जस्टिस विक्रमजीत सेन है। कौन है? जस्टिस विक्रमजीत सेन। और दोस्तों इसके MD और CEO आशीष कुमार चौहान हैं, आशीष कुमार चौहान। और साथ ही साथ सेबी के जो हेड है हमारे पास वो अजय त्यागी हैं। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। Which state and union territory has signed a MOU with Go Airlines for transportation of perishable horticulture and agriculture produce? तो पहले हमने MB टैग किया था जो IIT रोपड़ ने बनाया था पेरिशेबल प्रोडक्ट्स के लिए, लेकिन अभी पेरिशेबल हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट उस स्टेट और यूटी के पूरे इंडिया में पहुंचाने के लिए इन्होंने एक एयरलाइंस के साथ टाई अप किया है, ताकि वो कम कॉस्ट पे जो है वो क्या कर सकें, अलग अलग जगह पे इसको पहुंचा सकें, और इनके फार्मर्स की, स्टेट के फार्मर्स की जो है वो इनकम में वृद्धि हो सके, और कोविड-19 के कारण जो बहुत ही ज्यादा स्लो डाउन आया है वो जो है वो कम हो सके। और जैसे कि इस स्टेट में आप कह सकते हो, या यूटी में चेरी, आप कह सकते हो प्लम, एप्रिकॉट्स, ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं, तो बाय डिफॉल्ट इसका मतलब फ्रूट्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो वो दूसरी स्टेट्स में जो भेजे जा सकते हैं। और गो एयरलाइंस को सिलेक्ट किया गया, उन्होंने हर चीज़ का जो है वो पर केजी के हिसाब से दाम बताया कि इतना हम ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लेंगे। और गो एयरलाइंस के साथ टाई अप किया है जम्मू एंड कश्मीर ने। याद रखना है किसने टाई अप किया है? जम्मू एंड कश्मीर ने। और दोस्तों जम्मू कश्मीर के बारे में याद रखना है, इसके जो हम कह सकते हैं कि लेफ्टिनेंट या लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो मनोज कुमार सिन्हा हैं। और दोस्तों यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क आपको मिल जाएंगे। डाचीगम नेशनल पार्क आपको मिल जाएगा, गुलमार्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, किश्तवाड़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपने लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, या सब्सक्राइब कर देना चैनल को। टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक से। तो इसमें क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि पिक्चर से करेंगे हम। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो कि धर्मेंद्र प्रधान हैं, उन्होंने कहा है कि हम बायोगैस को मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है वो यूज करना चाहते हैं अंडर दी सैट एक्ट स्कीम। तो यहाँ पे 2-3 वर्ड्स फिर से थोड़े से आपको डिफिकल्ट लग सकते हैं, लेकिन आपने सबसे ज्यादा फोकस करना है सैट एक्ट स्कीम के ऊपर। इसका मतलब क्या है? सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टूवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। दोबारा से बोल रहा हूं, सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टूवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। तो इससे होगा क्या कि हम जो भी हमारे पास जो है वो बायोगैस अवेलेबल है,
तो कंप्रेस्ड बायोगैस आप कह सकते हो, उसकी ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर चर्चा हो रही है कि अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन हो सके ताकि अलग अलग जगह तक उसको पहुंचाया जा सके। तो ये जो कंप्रेस्ड बायोगैस होगी हमारे पास, ये अलग अलग जगह पे प्लांट्स जो होंगे, तो इससे क्या होगा कि अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट जो है वो लोगों को मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारा एनवायरनमेंट भी जो है वो साफ रहेगा और एक ग्रीन फ्यूल जो है वो हमारे सामने आ जाएगा। तो इसमें कई ऑयल एंड गैस कंपनीज के साथ जो है वो टाई अप किया है। इसमें एचपीसीएल भी है, इंडियन ऑयल भी है, बीपीसीएल है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, इंद्रप्रस्था गैस है। तो ये प्रमोट करेंगे इस सैटेट स्कीम को ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है वो हम कंप्रेस्ड बायोगैस के ऊपर काम कर सकें। और इवन इसके लिए पाइपलाइन नेटवर्क भी जो है वो स्टेट्स के साथ जोड़ा जा रहा है, जो कि गुजरात पाइपलाइन प्रोजेक्ट के थ्रू जो है वो स्टार्ट किया जाएगा। इसकी एक वेबसाइट भी जो दोस्तों लॉन्च कर दी गई है, sat@.co.in, और मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंटली इसको फोकस किया जा रहा है कंप्रेस्ड बायोगैस के ऊपर। और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस धर्मेंद्र प्रधान राज्यसभा के मेंबर हैं, मध्य प्रदेश उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। पहला पॉइंट है, हरियाणा गवर्नर एस.एन. आर्या अप्रूव्स द हरियाणा रिकवरी ऑफ डैमेजेस टू प्रॉपर्टी एक्ट। तो इसमें दोस्तों बात हो रही है हरियाणा स्टेट की, और हरियाणा के गवर्नर हैं हमारे पास एस.एन. आर्या जी। इन्होंने जो है ये पास कर दिया है कि हम जो है वो जितना भी डैमेजेस जो प्रोटेस्टर्स करेंगे, जो लोग विद्रोह करते हैं, उन्हीं से लिया करेंगे। तो मतलब इस एक्ट के थ्रू जितना भी नुकसान जो है वो, या आप कह सकते हो कि जितना भी प्रोटेस्टिंग के दौरान या रिवोल्ट के दौरान जो है वो कोई भी काम के अंदर लोग करेंगे, तो वो डैमेज का जो मतलब पूरी की पूरी भरपाई होगी वो यही लोग जो है वो क्या करेंगे, कंपनसेशन पूरा प्रोवाइड करेंगे। तो उनको देखा जाएगा कि कौन थे वो लोग, तो उसके हिसाब से इसको किया जाएगा। तो इतना का आपने इसके अंदर याद रखना है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे 2021 जून 2 को मनाया जाता है। तो मतलब आप सिंपली इसको याद रख सकते हो, 2 जून को इसको इसलिए मनाया जाता है कि ताकि जो सेक्स वर्कर्स हैं उनके प्रोटेक्शन, उनको राइट्स के प्रोटेक्ट किया जा सके। और अगर कोई अब्यूज और ट्रैफिकिंग हो रही है, उनको बेचा जा रहा है कहीं पे, या कोई सेलिंग एंड परचेजिंग हो रही है, या उनके साथ अब्यूज हो रहा है, तो उनको जो प्रॉब्लम फेस हो रही है उसको दूर किया जा सके। और दोस्तों याद रखना है कि 2 जून जो है वो उस दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है, और खास करके ह्यूमन राइट्स के लिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट आते हो, ओलंपियन रिकॉर्ड सेटिंग यूएस स्प्रिंटर ली इवांस पास्ट अवे। तो यहां पे नाम जो है वो याद रखना है, कंट्री याद रखनी है। नाम है ली इवांस, कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, यूएसए से। एक बहुत ही फेमस स्प्रिंटर हैं, और ओलंपिक्स के अंदर दोस्तों गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। 1968 मैक्सिको समर ओलंपिक्स के अंदर इन्होंने 400 मीटर, इवन 4x400 मीटर रिले जो है वो जीता था। तो मतलब ये चीजें जो है वो आपने थोड़ी सी याद रखनी है। और इवन फर्स्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने 1966 के अंदर बनाया था एज ए मेंबर ऑफ द यूएसए नेशनल टीम, जब इन्होंने जो है वो 4x400 मीटर रिले के अंदर रिकॉर्ड बनाया था। तो सिर्फ नाम, कंट्री और गेम। नेक्स्ट, एसबीआई कट्स इंडिया फाइनेंशियल 22 जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट टू 7.9%। तो एसबीआई ने पहले जो है वो प्रेडिक्ट जो है वो ज्यादा किया हुआ था। एसबीआई ने ऑलरेडी जो है वो, अगर आप बात करोगे तो 10.4% तक प्रेडिक्ट किया हुआ था, लेकिन अब जो है वो एसबीआई कहता है कि लॉकडाउन चल रहा है तो बहुत सी स्टेट ने लगाया हुआ, तो 7.9% तक जो जाएगा। क्योंकि एनएसओ ऑलरेडी बता चुका है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन में पहले ही आपको बता चुका हूं कि -7.3 ग्रोथ हुई है दोस्तों 2021 के अंदर, मतलब नेगेटिव में हुई है। तो ये आप थोड़ा सा याद रख सकते हो, क्योंकि ये गवर्नमेंट का ऑफिशियली डेटा है और एसबीआई ने ये कहा है यहां पे। और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है मूडी, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर, तो उन्होंने एस्टिमेट किया है कि फाइनेंशियल 22 के अंदर इंडिया 9.3% ग्रो करेगा। तो याद रख सकते हो इसको। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन कॉल्स फॉर कोऑर्डिनेटेड एक्शन टू अचीव ग्लोबल नेट जीरो एमिशन क्लाइमेट ब्रेक थ्रू समिट। तो इसमें कुछ याद रखने वाला बेसिकली नहीं है, लेकिन फिर भी आपने इतना याद रखना है कि नेट जीरो एमिशन हमने कर देना है। कौन से ईयर तक करना है, ये सारे बच्चों को मैं बहुत बार बताता रहता हूं कि 2050 तक हमने नेट जीरो एमिशन के ऊपर काम कर रहे हैं। और इवन 2050 तक हम जो हैं वो बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड, या आप कह सकते हो जितनी भी ग्लोबल वार्मिंग है उसको कम करने के बारे में कोशिश करेंगे। और आपको पता ही है कि पेरिस पैक्ट के थ्रू हमने 1.5 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम जो है वो टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देना है। और ये अगले 5 साल तक ये कहा गया है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को कि ये अचीव नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगले 5 साल के अंदर 1 साल ऐसा आएगा जिसमें ये टेम्परेचर जो है वो शूट आउट कर जाएगा, मतलब गर्म साल होगा वो। और इस बार COP26 भी हो रही है दोस्तों, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसको आप कह सकते हो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि यूनाइटेड किंगडम होस्ट कर रहा है। और एग्जैक्टली ये कहां पे होगी, ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर। नेक्स्ट, इंडिया होस्टेड 2021 ब्रिक्स फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स। तो इसमें कुछ नहीं, आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि ब्रिक्स जो है वो 2021 की अध्यक्षता जो है वो इंडिया कर रहा है।
और अगर इंडिया कर रहा है तो इसका कोई प्रॉपर थीम होगा। थीम है दोस्तों ब्रिक्स @15, क्योंकि 15 ईयर ऑफ ब्रिक्स जो है वो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इसका मेन थीम है इंट्रा ब्रिक्स कॉपरेशन फॉर कॉन्टिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। और ब्रिक्स बहुत बड़ा ग्रुप है दोस्तों, क्योंकि इसमें इंडिया और चाइना है, तो वर्ल्ड का 41% पॉपुलेशन तो ब्रिक्स ही कवर कर लेता है, और 24% वर्ल्ड की जीडीपी ये कवर कर लेता है, 16% पूरे वर्ल्ड का ट्रेड ये कवर कर लेता है। तो बहुत बड़ी फिगर्स हैं ये, जो कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे ब्रिक्स कवर कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। 2 जून 2021 का क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज रिकमेंडेड द सेटिंग अप ऑफ एटीएम। तो आपको दोस्तों पता है, मैं क्वेश्चन करवा चुका हूं कि सबसे पहला एटीएम जो है एचएसबीसी बैंक ने लगाया था, और वो दोस्तों मुंबई में लगाया गया था, और इसकी रिकमेंडेशन जो है वो किसकी तरफ से दी गई थी? वो दी गई थी रंगाराजन कमेटी की तरफ से। तो इतना याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हम बहुत ही आजकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली मिलेंगे, फिर आप वहां पर मुझे याद करोगे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। और आजकल ये इशू चल भी रहा है, तो क्योंकि आपने पता है कि आरबीआई ने बहुत सी फॉरेन करेंसी को परचेज किया, डॉलर्स को परचेज किया। क्यों किया है? तो उसका आंसर आपको यहां से मिलेगा। एनी एक्ट ऑफ इंटरफेरेंस बाय द सेंट्रल बैंक लाइक द आरबीआई इन इन्फ्लुएंसिंग द एक्सचेंज रेट इज रेफर टू एज विच ऑफ द फॉलोइंग इन इंडिया। तो अगर आरबीआई एक्सचेंज रेट के अंदर कुछ हेरफेर करता है, उसको ऊपर करता है, नीचे करता है, अगर कर सकता है वो, तो उसको इंडिया के अंदर किस नाम से जाना जाता है, मतलब हमारा एक्सचेंज रेट कौन सा है? तो कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर बताएंगे। वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर करना है यार, मैक्सिमम टू मैक्सिमम सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सके। और ये मेरा पर्सनल प्रॉमिस है कि अगर आप अफेयर्स क्लाउड की वीडियो को देख रहे हो डेली, पीडीएफ से पढ़ रहे हो, तो आपका करंट अफेयर सेक्शन जरूर स्ट्रांग हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और पीडीएफ को सब्सक्राइब करने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन आप बाय कर सकते हैं। इसका प्राइस बहुत कम है, 10% डिस्काउंट भी मिल रहा है अगर आप इस कोड को यूज करेंगे। और गाइस, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेंगे, हमेशा खुश रहेंगे। खुश रहेंगे तो एग्जाम जल्दी क्लियर होगा। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।